अशुभ जन्म का जो टाइमिंग होता है, अशुभ जन्म वेला, अच्छा। चैप्टर नंबर 88 पराशर और शास्त्र, उसमें 20-21 पॉइंट है जो पराशर जी हाईलाइट करते हैं। अच्छा। उसमें से एक पॉइंट था अमावस्या का, कि कोई अगर उन डेट्स में पैदा हुआ है तो मैं पहले ही देख पाऊँ। अच्छा, कि ये ग्रहण पोस्टमार्टम करने का क्या फायदा। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे पास आने से आपकी एक चांस भी एक्स्ट्रा हो। मैं इधर डर का बिल्कुल, यानी जो होना है सो होना ही है। जो होना है सो होना है, ऑल्टर किया जा सकता है। ओके। अगर मैं मोटा हो गया तो ये कोट को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकता हूँ, इतना जितना मार्जिन है। तो ये आप आगे जो होने वाला है उसकी भी डेट आपको पता है? हाँ, वो मैं निकाल सकता हूँ। ओके। मेरे पास सारी कैलकुलेशंस है। शुभ का कैसे पता लगता है? वो सब आपको पढ़ने से पता चलेगा। कॉम्बिनेशंस, दूध में नींबू डाल दोगे तो अशुभ हो गया, दूध फट जाएगा। राइट। दूध में हल्दी डाल दोगे तो शुभ हो गया। बहुत ही अलग तरीके के उपाय हैं। मतलब लोग इस वे में नहीं जाते, वो कहीं और ही वे में चले जाते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया भगवान को उस अकॉर्डिंग जो है आप पूजो, ये कैसे थोड़ा सा पता रहेगा? देवता को तो वो कैसे पता रहेगा, थोड़ा सा आप बताइए। कौन से नक्षत्र जो है वो हम पे क्या इफेक्ट डालते हैं, आप थोड़ा सा वो बताइए मुझे शॉर्ट में, कि कौन कौन से नक्षत्र जो है हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। मान लो कोई आता है आपके पास, कहता है कि मनी की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा, सर कुछ करो, रेमेडीज बताओ। क्या रेमेडी? जो भी उसकी महादशा अंतरदशा चलेगी, अच्छा, उसकी रेमेडीज दूंगा, वो चपन मोक्ष से प्रसन्न हो जाएंगे। यमराज नहीं होते, यमराज को कैसे प्रसन्न होंगे? जी, हर चीज का मतलब फायदा भी और नुकसान भी है। क्या आप चीफ मिनिस्टर होकर जेल में नहीं जा सकते? बिल्कुल। तो एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर का हमें पता कैसे लगे सर? हम तो भाई अगर अब देख रहे हैं कोई एस्ट्रोलॉजर है, हम उनसे अपनी समस्याओं का डिस्कशन कर रहे हैं। आज का पॉडकास्ट सबसे अलग, सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट में आए हैं राजन खिल्लन सर। जी हाँ, वो एक बहुत ही कम उम्र में एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रूप में मैंने उनका आज ज्ञान को देखा है, समझा है। जी हाँ, उनके सिर्फ 3 ऐसे उपाय हैं जो कि आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी तारीखें बताई गई है जिनको आप लोग नोट कर लीजिए, और उन तारीख में अगर आप पैदा हुए तो अलर्ट हो जाइए, और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी सब इस पॉडकास्ट के अंदर बताया जा रहा है। तो वीडियो से अभी से जुड़ जाइए, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप पॉडकास्ट बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज की गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ विद राजन सर। हेलो सर। नमस्कार, जय श्री राम। जय सिया राम सर, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। और आज के जो हमारे नए दर्शक हैं, और वो आज आपको जिन्होंने पहली बार देखा है, वैसे तो खैर आप काफी सारे पॉडकास्ट में आते रहते हैं, बट जो हमारे आज के नए दर्शक हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उनको थोड़ा अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं राजन खिल्लन हूँ। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। मैं पराशर और शास्त्र, जो मेन बुक है एस्ट्रोलॉजी की, उसमें रिसर्च करता हूँ। अच्छा, यू आर नॉट, ये लाइन आपने क्यों बोली सर? क्योंकि सारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है ना। अच्छा, So I am not a celebrity. you are not a celebrity. If anyone don't want to be celebrity, he can also come to me. ओके, राइट। ये लाइन मेरे को ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मैंने नॉट लगा दिया। राइट। तो चलिए सर, आज सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट के अंदर ये बात होने वाली है नक्षत्रों के बारे में। ये नक्षत्र क्या होते हैं सर, और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, इन नक्षत्रों का आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। राशि तो पता है ना क्या जी होती है? जी। एक राशि होती है मेष राशि, जिसको एरीज बोलते हैं। वृष राशि को टॉरस बोलते हैं। राइट। एरीज से लेकर मीन तक, मीन माने पाइसेस तक 12 राशियां। 12 राशियों में पूरा ब्रह्मांड है। ओके। पूरा ब्रह्मांड 12 राशियों में चल रहा है हमारा। ये 12 राशियों में 27 नक्षत्र है। 12 राशियों को 27 नक्षत्रों ने बनाया है। अच्छा। 12 राशियों को 27 नक्षत्रों के 108 चरणों ने बनाया है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। अच्छा।
एक पार्ट होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। 3 डिग्री 20 मिनट को अगर आप 9 से कैलकुलेट करोगे तो आएगा 30 डिग्री। ओके। तो जो 9 चरण है वो एक राशि बनाते हैं। अच्छा। 9 चरण हम्म। एक राशि बनाते हैं और 9 चरणों में 2.25 नक्षत्र आएंगे। अच्छा। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ गए। ओके। तो 2 राशि में कितने आए? 4.5। 4 राशियों में 18 9 के। 9 4.5 का डबल हो गया ना। ओके, ठीक है, ठीक है। 4 राशियों में 9 नक्षत्र हुए। हम्म। 12 राशियों में 9 तिया 27। 27 नक्षत्र। अच्छा, तो ये नक्षत्र है क्या? मतलब एक वर्ड जो हमने बोला, ये क्या मतलब, ये किस वर्ड से बना? जैसे एक राशि नक्षत्र किस वर्ड से जी बना? जी, ये नक्षत्र क्या है मतलब एक तरीके से? नक्ष 17, इसका मतलब होता है द द कंपाउंडिंग ऑफ स्टार्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लूनर मेंशन ओके। या लूनर स्टेशन। हम्म। मेंशन का मतलब होता है घर और स्टेशन का मतलब होता है जहाँ गाड़ी रुकती है। ओके। रेलवे, बस डिपो हो गया, ऐसे लूनर स्टेशन बोलते हैं उसको। मून हमारा एक ग्रह है। वो मून क्या छोड़ो, सारे हमारे जो ग्रह हैं वो ऑर्बिट करते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। ओके। और ये जो ऑर्बिट है ये राशियों में हो रहा है। राशियों के अंदर क्या है? नक्षत्र। ओके। ये नक्षत्रों में ऑर्बिट हो रहा है। अच्छा। और सारे नक्षत्र मिलके राशियां बना रहे हैं और सारी राशियां मिलके ब्रह्मांड बना रही है। ओके। तो नक्षत्र इज अ लूनर स्टेशन। राइट। अब सवाल एक और पैदा होता है, आप पूछोगे नहीं वो, कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो सिर्फ 27 नक्षत्र ही है क्या? राइट। नक्षत्र तो और भी हो सकते हैं। नक्षत्र उस सेलेस्टियल बॉडी को कहते हैं जहां से मून, सन, जुपिटर ऑर्बिट कर रहे हैं। ओके। उसके अलावा जो है उनको तारा कहते अच्छा। ओके। हैं। उसके अलावा भी हैं, उनको तारा कहते हैं। तो जो जितने ये तारे दिख रहे हैं, हाँ, ये सब एक तरीके नक्षत्र से रिलेटेड वो हो? सब नक्षत्र है। ओके। कॉन्स्टलेशंस। ओके। एंड कॉन्स्टलेशंस आर मैनी। देयर आर 88 कॉन्स्टलेशंस, लेकिन नक्षत्र उसमें से 27 है। अच्छा। तो 88 लूनर मेंशंस नहीं है, लूनर मेंशंस 27 है। ओके। कॉन्स्टलेशंस 88 है। 88 है। ओके। तो जहां पे मून ऑर्बिट कर रहा है, जिस रोड से मून निकल रहा है उसको नक्षत्र कहा जा रहा है। ओके। जिस रोड से मून नहीं निकल रहा उसको कॉन्स्टलेशन कहा जा रहा है राइट। या उसको तारा कहा जा रहा है। अच्छा। ओके। तो आज ये समझ में आ रहा है कि ये जो बोला जाता था ये एस्ट्रोलॉजी साइंस, ये साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस में हमने ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत रीड करी है, पढ़ी है, तो आई थिंक ये उससे रिलेटेड ही जा रही है सब चीज़ें। सब रिलेटेड होगा। इनका जो नक्षत्रों का इफेक्ट है वो हमारी लाइफ में कैसे पड़ता है, थोड़ा आप बताइए कि इसका किस तरीके से पड़ता है? हर नक्षत्र के ना अपने देवता है। हर नक्षत्र की अपनी कहानी है, पौराणिक कहानी। हर नक्षत्र के अपने देवता है। हर नक्षत्र के अपनी शेप है। हर नक्षत्र को बनने में एक ब्राइट स्टार्स लगते हैं। मतलब जैसे कुछ नक्षत्र हैं जिसमें एक ही ब्राइट स्टार है। ओके। कुछ नक्षत्र हैं जिसमें 100 हजारों ब्राइट स्टार्स है। शतभिषा नक्षत्र है, उसमें 100 से ज्यादा ब्राइट स्टार्स है। ओके। स्वाति में, चित्रा में एक एक ब्राइट स्टार है सिर्फ। ओनली वन। ओके। तो ये सारी चीजें इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। अच्छा। मान लो जिसमें एक ही ब्राइट स्टार है उसका एक ही जगह फोकस है। जिसमें 100 ब्राइट स्टार है वो कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा। जो बड़ा नक्षत्र है छोटा नक्षत्र है, ऊपर जाता हुआ नक्षत्र है, नीचे आता हुआ नक्षत्र है। अच्छा, ये सब भी होता है? ये सब भी होता है। ओके। क्या इनका इफेक्ट होता है अगर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है? जितने नक्षत्र के तारे ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, स्लैंटिंग में असेंडिंग नजर आ रहे हैं, उन नक्षत्रों में वो काम करने अच्छे हैं जो जमीन से ऊपर वाले काम है। अच्छा। रॉकेट लॉन्च करना। ओके।
प्लेन उड़ाना। प्लेन उड़ाना, हाँ। हाई राइज बिल्डिंग की नींव खोदना और उसको स्टार्ट करना। ओके। लेकिन जो नीचे जाते हुए नक्षत्र हैं उसमें अंडर वाटर काम करना, ओके। इन्वेस्टिगेशन करना, हम्म। खेती के लिए बीज बोना, ये मुहूर्त में बड़ा काम आता है। सही कह रहे हैं आप। तो ये नक्षत्रों का पता कैसे लगता है कि किसकी लाइफ में कौन सा नक्षत्र चल रहा है? मून ऑर्बिट कर रहा है, हम्म। आपको सबको पता है मून किसी ना किसी राशि में होगा, हाँ, राइट। जिसको मून साइन बोलते हैं। हम्म। ऐसी मून नक्षत्र होता है। अच्छा। सन साइन होता है, वैसे ही सन नक्षत्र होता है। हम्म। असेंडेंट साइन होता है, वैसे असेंडेंट नक्षत्र नक्षत्र होता होता है। ओके। है। सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म हम्म। राशि इतनी बड़ी 30 डिग्री की, ठीक है। 30 डिग्री में 9 चरण, 9 चरण में 2.25 नक्षत्र, हम्म। तो एक नक्षत्र के 4 चरण, और जितना मर्जी सूक्ष्म कर लो। हम्म। तो ये नक्षत्रों का जो इम्पैक्ट है, ये अगर हम एक नॉर्मल इंसान है तो हमें क्या एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ही पता लग सकते हैं कि क्या नक्षत्रों का हम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है? देखो, एस्ट्रोलॉजर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजर, जैसे मान लो किसी को फीवर है, आपको ही पता है, मेरे को भी पता है, ये कैमरे वाले भाई को भी पता है हम्म। कि किसी को फीवर है तो डोलो खिला दो। हाँ, राइट। सबको पता है, ये केमिस्ट को भी पता है। हम्म। लेकिन किसी को कोई ऐसी डिजीज है जो कि समझ नहीं आ रही, हम्म। साइनस है मान लो, राइट। या पेट में दर्द हो रही है, तो फिर वो एक्सपर्ट के पास जाएगा। हम्म। डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रही, वो हायर डॉक्टर के पास भेजेगा, वो सबसे बड़े डॉक्टर के पास भेज देगा। हम्म। ऐसी एस्ट्रोलॉजी में ओके। मैं कहता था कि टैरो मुझे समझ नहीं आती, हम्म। मैंने टैरो को समझा। अच्छा। टैरो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देने के लिए ठीक है हम्म। और अच्छी साइंस है। अब मैंने पूछा कि ये मेरा पॉडकास्ट कैसे जाएगा, ठीक है। बंदे ने टैरो खोला, उन्होंने कार्ड निकाला, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा कार्ड आया है, जो भी नाम होते हैं उनके, ठीक है। मतलब मेरे को अभी पढ़ाई नहीं की मैंने, हम्म। जो भी नाम होते हैं अच्छा अच्छा जाएगा पॉडकास्ट। हाँ। और पॉडकास्ट अच्छा चला गया। फिर मैंने बोला आज का दिन कैसा जाएगा, उन्होंने बता दिया। उन्होंने टैरो को बता दिया। हम्म। ठीक है, टैरो ठीक था, हम्म। न्यूमरोलॉजी भी ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। हम्म। मैं 3 नंबर हूँ, 21 मार्च का मेरा जन्म है, तो 3 नंबर वाले थोड़े से मोटे होते हैं, अच्छा। ज्ञान के वो होते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अच्छा। लेकिन न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, या कोई बहुत हैवी प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, और टैरो 1-2 दिन के लिए बता सकता है आपको चीज, अच्छा। टाइम लिमिट है उसकी। हम्म। तभी उसमें कहा जाता है कि करंट फीलिंग्स पे ज्यादा काम करता है वो। वो हाँ, हम्म। मैं पूछूं क्या मैं 20 साल बाद कोई काम करना चाहता हूँ, करूँ, नहीं, वो नहीं उसका नहीं करेगा। बता पाएगा। वेरी शॉर्ट टर्म। हम्म। एस्ट्रोलॉजी इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट से भी ऊपर है। ओके। जो पहला वेद है लिखा गया है ना, वो लिखा गया है ऋग्वेद। हम्म। लोग कहते हैं उसके बारे में, वो किसने लिखा है वेदों को, हम्म। किसी को नहीं पता। हम्म। तो मैं भी मानता हूँ कि ऋग्वेद किसने लिखा है ये किसी को नहीं पता होगा। ओके। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, आपने पढ़ा है मैंने ऋग्वेद? पढ़ा है। अच्छा। एक्सपर्ट नहीं कह सकता उन लोगों को ऋग्वेद का, हम्म। लेकिन मैंने ऋग्वेद पढ़ा है। ओके। उसमें महाभारत के जो क्लैन की स्टार्टिंग हुई है किंग प्रतापी से, अच्छा। जो कि शांतनु के फादर थे, हम्म। तो उनका नाम आ गया ऋग्वेद में, किंग प्रतापी, शांतनु के फादर। ओके। शांतनु का नाम आ गया, और देवापी का नाम आ गया जो शांतनु का बड़ा भाई था। अच्छा। और शांतनु से ही कौरव और पांडव का वंश स्टार्ट हुआ है, शांतनु से ही वो वंश स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो शांतनु का जब नाम ऋग्वेद में आ गया तो एस्ट्रोलॉजी का जो पहला ग्रंथ है, एस्ट्रोलॉजी तो हमारे वेद और हमारी जो नॉलेज होती थी वो पहले वर्बली एक दूसरे को दी जाती थी श्लोक के फॉर्म में। जैसे माता रानी की पूजा करनी है,
तो ऐसे नहीं बोला जाता था हम्म। कि उसको कहीं वो नहीं लिखा था। जैसे एक मंत्र है, जयंती मंगला काली हम्म। भद्र काली कृपालिनी ओके दुर्गा समा शिवा धात्री स्वा स्वा नमस्तुते। ओके तो ऐसे करके बहुत सारे वर्सेस चैंट कर करके आगे पास ऑन किए जाते थे। हम्म। लेकिन वेद व्यास, जिनका असली नाम था कृष्ण द्वापयन, अच्छा वेद व्यास जी जिनका असली नाम था कृष्ण द्वापयन, अच्छा वेद ये व्यास उपाधि थी। ओके अच्छा वेद व्यास उपाधि थी क्योंकि सारे वेदों को कंपाइल करने में किसका हाथ था? वेद व्यास का। ऋग्वेद को ऋग्वेद बनाना, यजुर्वेद को यजुर्वेद बनाना, सामवेद को सामवेद बनाना, अथर्ववेद को अथर्ववेद बनाना किसने बनाया? वेद व्यास ने। वेद व्यास राइट। तभी तो उनका नाम वेद व्यास लिखा गया। उन्होंने अच्छा वो कंपाइलेशन एक तरीके किया, से उपाधि थी उनकी। उपाधि थी। ओके शांतनु जी की जो वाइफ थी माता सत्यवती, अच्छा वो उनकी वाइफ बाद में बनी। हम्म। और आपको मैंने बताया ऋग्वेद में शांतनु जी का नाम आया था। हाँ जी ऋग्वेद के भी 4 बुक्स के 4 चरण है। ओके मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 में था वो। ओके हाँ जी। तो ऋग्वेद में जहाँ पे शांतनु जी का नाम आया, उनके फादर का नाम आया, उसमें शांतनु जी की वाइफ का नाम भी आया, माता सत्यवती का। अच्छा माता सत्यवती वेद व्यास जी की भी माता है, अच्छा लेकिन उनके फादर हैं ऋषि पराशर। उनके फादर हैं ऋषि ऋषि पराशर। पराशर ओके तो उनको कहते थे, शी वॉज दी डॉटर ऑफ फिशरमैन, मत्स्य कन्या, जो यमुना में यमुनोत्री से जो यमुना निकलती है, यमुना में एक जगह से दूसरी जगह बोट की सर्विस प्रोवाइड करते थे। अच्छा उनकी वो वाली लीनेज थी उस टाइम पे। ओके तो पराशर जी को उनसे प्यार हो गया, या उनको पराशर जी से प्यार हो गया। दे हैव अ सन जिसका नाम था कृष्ण द्वापयन। अच्छा द्वापयन का मतलब होता है जो नदी के किनारे पैदा हुआ है, अच्छा और कृष्ण मतलब जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है। अच्छा अच्छा तो कृष्ण द्वापयन। वेद व्यास उनको उपाधि मिली थी जब उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की थी। वो बच्चे को पराशर जी ले गए थे, और शी शी डिमांडेड ऋषि पराशर कि ये एकदम प्योर एंड पायस रहे। आफ्टर दैट वो उनको मिल गया था आशीर्वाद। अच्छा हाँ। उसके बाद जब आप ये देखो कि सारे वेदों को कंपाइल करने वाला वेद व्यास है, और पहला शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में रिटन टेक्स्ट देने वाले ऋषि पराशर है, ओके तो ऋग्वेद लिखने वाला कौन हो सकता है? एक्चुअल में किसी को पता नहीं है ऋग्वेद किसने लिखा है। अच्छा लेकिन क्या वो पराशर जी हो सकते हैं? क्योंकि वेद व्यास को जो भी ज्ञान मिला पराशर जी से मिला। बिल्कुल उनके गॉड फादर भी वही थे, उनके फादर भी वही थे। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे वेद पराशर जी ने कंपाइल किए हैं या लिखे हैं, मैं कह रहा हूं उनका हाथ है। अच्छा कितना हाथ है ये नहीं कह ये सकता, नहीं पता। लेकिन पराशर होरा शास्त्र तो पराशर जी ने लिखी है। और इसका नाम बृहद पराशर होरा शास्त्र नहीं था, इसका नाम था होरा शास्त्र। होरा शास्त्र होरा शास्त्र ओके। ये जब पराशर, ये तो आगे लीनेज बढ़ती गई, तो किसने लिखी? पराशर जी ने लिखी। तो ऋषि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखी। अच्छा होरा का मतलब होता है टाइम वैल्यू, ओके। शास्त्र का मतलब होता है जो हमारे ग्रंथ है। ग्रंथ है और तो ये एस्ट्रोलॉजी का पहला ग्रंथ है पराशर होरा शास्त्र, जो कि कंपाइल्ड है। ओके जो कि कंपाइल्ड है। तो ये तो मैंने आपको एक हिस्ट्री बता दी कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है या एस्ट्रोलॉजी की उससे शुरुआत, ठीक है। वही होरा शास्त्र में मैं स्टडी करता हूँ। तो सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये बनाई गई है एक तरीके से, तो जो इसमें उपाय बताए जा रहे होंगे या कुछ भी होगा, तो वो भी अपनी तरफ से कुछ बनाए हुए होंगे, मतलब कोई एक साइंटिफिकली प्रूफ किस तरीके से है वो? उपाय तो 3 ही है। अच्छा कौन से? मंत्र, जैसे आप किसी नक्षत्र में पैदा हुए, वो नक्षत्र आपके लिए बुरा है, अच्छा। या वो नक्षत्र की पोजीशनिंग ऐसी है कि वो आपको अच्छे इफेक्ट नहीं देगा, तो उस नक्षत्र के देवता, अच्छा, उनकी पूजा करो। दान दान करना है। दान करना।
और उपवास, अच्छा, फास्टिंग। फास्ट, बस ये 3 ही उपाय है। हाँ, ओके। लेकिन मैं गया न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, हाँ, मैं गया टैरो रीडर के पास, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, राइट, लेकिन वो उपाय भी देते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं क्यूरियस हूँ, मैं पढ़ाई करने के लिए क्यूरियस हूँ। हम्म, अब कहता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, 6 मिसिंग है, ओके, 8 मिसिंग है। मैं ठीक है। वो कहता आप एक अच्छी सी ना ब्रांडेड सी घड़ी ले लो, ये डायल का कलर ले लो, ये ले लो, ये वो ले लो, आपका 6 की पूर्ति कर देगा। ओके, मैं कहा चलो, मैं जो ना ले पाए। हाँ, फिर? जब मैं न्यूमरोलॉजी गया तब तक मैं अफोर्ड कर सकता था, अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसा पीरियड भी तो होता है, वो क्या बिल्कुल, करे। बिल्कुल, तो वो टेक्निकली घड़ी लेने को नहीं कह रहा था, वो अपने आप को वेल मेंटेन करने को कह रहा था। हाँ, वो महंगे कपड़े पहनो, अच्छे परफ्यूम्स लो, वो लग्जरी, लग्जरी लो, तो आपका शुक्र इनहेंस होगा। ओके, ठीक है। तो लेकिन मैं घड़ी पे फोकस किया, अच्छा, डायल पे फोकस किया। वो कह रहा आप इसी बंदे से घड़ी लो। अच्छा, हाँ, उनने कहा आप एक डायमंड की रिंग पहन लो। हम्म, अब तो एक्चुअल में ये जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है ना, हम्म, जिसमें लूसो ग्रिड वगैरह करते हैं, हाँ, और जो अमेरिकन है उसमें पाइथागोरस करते हैं, हम्म, ये 100% इंडियन नहीं है। अच्छा, आप ये देखो, चाइनीज न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, इंडियन देवताओं के उपाय दे रहे हो, आपका 9 मिसिंग है, आप हनुमान चालीसा पढ़ो। राइट, कहाँ पे 9 मिसिंग है? लोसू ग्रिड में। अच्छा, जो लोग लोसू ग्रिड कर रहे हैं, हाँ, क्या वो 9 नंबर को हनुमान जी मान रहे हैं? नहीं, आपने मर्ज कर दी चीजें। ओके, ये सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक आपको उसकी बात बता रहा हूँ। ओके, लोसू ग्रिड जो करता है वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, जो पाइथागोरस करता है वो अमेरिकन या कबाला वहां से ओरिजिनेट हुई है। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी तो इंडियन भी है, वो कोई वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है, लेकिन कोई भी चीज वैदिक है ना, उसमें उसके पीछे आपके पास ग्रंथ होना चाहिए, टेक्स्ट का सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके वो टेक्स्ट का सपोर्ट नहीं है, जैसे मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे को पराशर होरा शास्त्र डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने सिखाई है। अच्छा, उन्होंने सिखाई उन्होंने आपको? सिखाई जी, और वहां तक मुझे पहुंचाया जस्टिस जशन कपूर ने, अच्छा, कि मैं कंसल्टेंसी लेने गया, रिटायर्ड जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, कहते हो मिश्रा से सीख लो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं कहा सर आप भी पढ़ाते हो? कहते बेस्ट। अच्छा, उन्होंने खुद ही आपको किया कंसल्ट? ओके, तो आई वॉज लकी इन टर्म्स ऑफ माई गुरु एंड हु टॉट मी दिस पराशर होरा शास्त्र। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी क्लास में और भी बच्चे थे, तो सब पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। ओके, जब से ये नेट कल्चर आया, तब से मुझे समझ आई कि हम तो बहुत कम लोगों में से जिन्होंने पराशर होरा शास्त्र पढ़ी है या समझी है या उसको इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। राइट, बाकी और किसी को तो आती ही नहीं। आप देखो, सारे या तो वास्तु कर रहे हैं, या न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, या टैरो कर रहे हैं। होरा शास्त्र पे कौन बात कर रहा है? मैं तो खुद आपके मुंह से भी फर्स्ट टाइम सुना है, औरा शास्त्र, होरा शास्त्र, औरा शास्त्र, ओके, पराशर होरा शास्त्र, पराशर, कोई बात ही नहीं कर रहा। अब पराशर होरा शास्त्र सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, ओके, वो पहला ग्रंथ है एस्ट्रोलॉजी का। उसके अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे सारावली है, अच्छा, ये पराशर होरा शास्त्र के बाद लिखा गया था। अच्छा, जैमिनी सूत्रम है, बृहद जातक है, ओके, जातक परिजात है, उत्तरा काल अमृत है, पूर्वा काल अमृत है, ये कालिदास ने लिखे थे, अच्छा, द ग्रेट कालिदास। ठीक है। लघु पराशरी है, अच्छा, वरामीर ऋषि सुना है, जिन्होंने पंचांग का कैलेंडर दिया है हमें। अच्छा, वरामीर ओके, विक्रमादित्य जी के सबसे बड़े पंडित थे, अच्छा, एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने बुक लिखी थी बृहद संहिता। अच्छा, हाँ, और एक उन्होंने लिखी थी बृहद जातकम, ओके, और षष्ठ पंचाशिका लिखी थी वरामीर के बेटे ने। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। फल दीपिका है, अच्छा, जातक परिजात में बता चुका हूँ, सर्वात चिंतामणि है, तो जातक अलंकार है, जो कि
लिखी गई हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ओके। जिनको ग्रंथ की कैटेगरी में डाला गया। अच्छा। मैं ये पूछता हूँ, किसने बुक्स पढ़ी है? बहुत ही कम लोग होंगे। जितने लोग यहाँ पे बैठते हैं, हम्म। मैंने सारी नहीं पढ़ी, मैं खुला कह रहा हूँ, मैंने सारी नहीं पढ़ी। मैंने नाम भी पढ़ के दो देख चार के। जो मैंने पढ़ी हुई है उनको छोड़ के बाकियों के नाम मैंने पढ़ के लिए हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ किसने पढ़ी है सारी बुक्स? हम्म। प्रसन्न मार गया, किसी ने नहीं पढ़ी। तो एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर का हमें पता कैसे लगे सर? हम तो भाई अगर हम देख रहे हैं कोई एस्ट्रोलॉजर है, हम उनसे अपनी मैं समस्याओं का अपनी डिस्कशन जिंदगी कर में रहे 100 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर के पास जा चुका हूँ। हैं। तब जाके मुझे समझ आई पराशर, मुझे भी क्या पता था यार, मैं पंजाबी आदमी, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, ओके। मेरे को पता ही कुछ नहीं पता था। हम्म। जब अपने पे आई, जब फेलियर हुआ बिजनेस में, ओके। तो हमारे सर कहते हैं राम को भगवान बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैं कहा वो तो भगवान ही थे। कहते नहीं, हाँ। कहते भगवान राम जी को भगवान राम बनाने में सबसे बड़ा हाथ रावण का है। हम्म। अगर वो ना होते तो राम जी सिर्फ दशरथ पुत्र दशरथ दशरथ पुत्र पुत्र राम राम होते। कहलाते। वो कहते ये जो हो रहा है ना तेरे साथ, जो लॉसेज है, जो तू घूम रहा है, ये तेरे को कुछ ना कुछ बड़ा आदमी बना देगा। अच्छा। वो देखते थे, कहते थे। हम्म। कपूर साहब तो अब रहे ही नहीं, ओके। लेकिन उन्होंने मेरे को एक बार ये भी हिंट दी थी, यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, यू कैन टीच एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। तो सर आपके पास कोई समस्या लेके आता है, आप सॉल्यूशन कैसे देते हैं फिर? गाइडेंस देता हूँ ना। ओके। कैसे गाइडेंस, किस तरीके से? मान लो कोई आता है आपके पास, कहता है कि मनी की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा सर नहीं आ कुछ रहा, करो, रेमेडीज बताओ, क्या करना रेमेडी है? जो भी उसकी महादशा अंतरदशा चल रही होगी, अच्छा। उसकी रेमेडीज दूंगा, उसकी कुंडली देखते हैं आप? उसकी कुंडली देख के। ओके। जो उसके नेगेटिव फैक्टर्स हैं हम्म। उनको बोलूंगा वो चीजें ना कर, हम्म। जो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको इनहेंस करूंगा, ओके। जो उसकी कुंडली में गलत चीजें लिखी होंगी उनको रोकने की कोशिश करूंगा। हम्म। मैंने एक ट्रक ड्राइवर को कंसल्ट किया था अच्छा। 2020 में, कोविड के टाइम। वो उस टाइम कनाडा में था, अच्छा। अब वो नहीं है। ओह। अच्छा। लेकिन मुझे कंसल्टेंसी भी याद नहीं है उसकी। हम्म। लेकिन उसके भाई का मुझे फोन आया था कि आपके कहने के बाद उसने कनाडा में अपना इंश्योरेंस डबल करा लिया था। अच्छा। ओके। यानी कि होने वाली घटना को रोक नहीं सकती एस्ट्रोलॉजी? मैंने फिर मुझे ध्यान आया, मैंने उसको क्या बोला था, अच्छा। तो मैंने उसको यही बोला था अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहे। अगर तू कहीं जा रहा है तो अपना इंश्योरेंस करा ले, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा ले, अपने ओके। बीवी बच्चों के नाम एफडी करा, मतलब मैंने इस टाइप की चीजें बोली थी। हम्म। मैं उसको कोई अच्छे सपने नहीं दिखाए थे। हम्म। तो आपको उसकी कुंडली देख के पता लग गया था कि कोई उस पे खतरा होने वाला है? बहुत अच्छी कुंडली नहीं लग रही थी। हम्म। एक ना पराशर और शास्त्र में बड़ी अच्छा चैप्टर है, हम्म। वो चैप्टर का नाम ही है अशुभ फल अध्याय, अच्छा। अशुभ जन्म अध्याय। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? अशुभ जन्म का जो टाइमिंग होता है, ओके। अशुभ जन्म वेला। अच्छा। चैप्टर नंबर 88 पराशर और शास्त्र। हम्म। उसमें 20-21 पॉइंट है जो पराशर जी हाईलाइट करते अच्छा। हैं। उसमें से एक पॉइंट था अमावस्या का, अच्छा। अमावस्या उसकी थी। ओके। उसमें से एक पॉइंट था ग्रहण का, हम्म। ग्रहण उसका था। हम्म। उसमें से उसका पॉइंट था बुरे योग और बुरे करण का, वो उसका था। ओके। उसके बाद हाँ, तो ये 4-5 पॉइंट जो अशुभ वेला के 20 पॉइंट में से 4-5 पॉइंट उसके लग गए। हम्म। तो मैं ये तो खैर नहीं बोल पाया कि तेरी डेथ हो जाएगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मैंने उसको कहा पेट का ख्याल रख, हार्ट का ख्याल रख, अपना जो सब बोला। ओके। लेकिन इतना समझ आ गया था ये कुंडली की नींव कमजोर है, अच्छा। बंदे की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, हम्म। कुंडली की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, इतना समझ आ गया था। ओके। तो क्या इससे आप कुछ मतलब इंसान जो है अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेव नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ा देखो सकता? मैं डर का बिजनेस नहीं करता, हम्म। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे पास आने से आपकी एक सांस भी एक्स्ट्रा लो। एक्स्ट्रा हो सकती। मैं इधर डर का बिजनेस नहीं करता। हम्म। यानी जो होना है सो होना ही है। जो होना है सो होना है, ऑल्टर किया जा सकता है। ओके। अगर मैं मोटा हो गया तो ये कोट को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकता हूँ, हम्म। इतना जितना मार्जिन है, जी। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर।
हम्म। पतला हो गया तो उसको टाइट करा सकता हूँ। बिल्कुल। वो जो ऑल्टर वर्ड मैं कह रहा हूँ ना, जो मॉडिफिकेशन मैं कह रहा हूँ, उसकी लिमिट है, वो बड़ी छोटी लिमिट है उसकी, ओके। लेकिन वो भी बड़ा काम कर जाती है। ये जो ग्रहण होता है हमारी कुंडली पे, कहते हैं कि ग्रहण पड़ जाएगा हम्म। ये, तो ये मतलब सच में कोई इफेक्ट डालता है भैया हमारी? उसके बाद तो मैंने ग्रहण की डेट्स निकाली अच्छा, और मैंने उन डेट्स को अपने पास लिख लिया कैसे मतलब ग्रहण की डेट्स में क्या? कि कोई अगर उन डेट्स में पैदा हुआ है हम्म। तो मैं पहले ही देख पाऊँ। अच्छा, कि ये ग्रहण है। पोस्टमार्टम करने का क्या फायदा। हम्म। अब मैं आपको 87 में ग्रहण की डेट्स बताता हम्म। हूँ। मार्च 29 और सितंबर 23 मार्च 29 और सितंबर। सितंबर 23 1987 में सूर्य ग्रहण आया था। अच्छा। हाँ, ओके। और चंद्र ग्रहण की भी मैं एक बार देख देता हूँ। हम्म। चंद्र ग्रहण आया था अक्टूबर 7 में। अच्छा, तो ये आप आगे जो होने वाला है उसकी भी डेट आपको पता है हाँ ये? हाँ हाँ, वो मैं निकाल सकता हूँ। ओके। मेरे पास सारी कैलकुलेशंस है, इधर समझा नहीं पाऊंगा। हम्म। और एफएमआरईज आती हैं, गूगल बता देगा आपको। हाँ हाँ, ग्रहण कब आना है तो गूगल ही बता देगा। बिल्कुल। लेकिन गूगल जिसको जानना है कि ग्रहण को कैलकुलेट कैसे करना है, हम्म। वो मैं बता दूंगा। राइट। लेकिन ग्रहण की मैंने डेट्स फिर संभाल के रखी, हम्म। मैं इस पॉडकास्ट में लेके आया हम्म। कि वो जो ग्रहण में पैदा हुए थे हम्म। उनका वो अपना इलाज कर लें, अलर्ट हो जाए। ओके। और मैं क्या उनको और कुछ नहीं कर सकता मैं हम्म। उनके लिए, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम्म। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। यानी कि जिनकी भी कुंडली में जो भी ग्रहण में अगर कोई पैदा हुआ है तो उनकी लाइफ को और मनी को, हर चीज को जो है प्रॉब्लम ही रहेगी जिंदगी भर। हम्म। मई 4 1985। अच्छा, ये क्या है? ये वही डेट है जिस दिन वो ट्रक ड्राइवर जी पैदा हुए थे। ओ, अच्छा। अब और उस दिन ग्रहण था? देखो, मैंने अपनी जिंदगी में ना हम्म। 1500-2000 लोगों को कंसल्ट किया। हम्म। 1500 या 2000 लोगों को कंसल्ट किया, अच्छा। जो मेरा एस्टिमेट है। हम्म। उसमें से एक की डेथ हो गई है। अच्छा। और जब उसकी डेथ हुई तो फिर पोस्टमार्टम, एक तो वो वाला पोस्टमार्टम होता है, कुंडली का पोस्टमार्टम होता कुंडली है का पोस्टमार्टम। कि डेथ कैसे हो गई। हम्म। मैं थोड़ा संकी हूँ मामले में, इस बारे रिसर्चर हो? में रिसर्चर हूँ। हम्म। तो मैंने उसमें पराशर होरा शास्त्र में अशुभ वेला जन्म, अशुभ वेला अध्याय है जन्म, चैप्टर 88। अच्छा। उसमें जितने पॉइंट लिखे थे उसमें से काफी पॉइंट्स उसकी कुंडली में मैच हो रहे थे। अच्छा, जो कि एक गलत था, वो अशुभ थे वो। अशुभ थे। ओके, शुभ का कैसे पता लगता है? वो सब आपको पढ़ने से पता चलेगा। ओके। कॉम्बिनेशंस, दूध में नींबू डाल दोगे तो अशुभ हो गया, दूध फट जाएगा। राइट। दूध में हल्दी डाल दोगे तो शुभ हो गया, हम्म। केसर डाल दोगे तो शुभ हो गया। हम्म। दूध में संतरा डाल दोगे तो अशुभ हो गया, हम्म। दूध में आम डाल दोगे तो शुभ हो गया। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन, समझ गए। ये कॉम्बिनेशन समझने के लिए आपको पूरी होरा शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, ओके। भारतीय एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये जो नक्षत्र है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि नक्षत्रों का जो अगर ग्रहण वगैरह होता है तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है? नक्षत्र जब जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन सूर्य भी किसी नक्षत्र में होगा, चंद्रमा भी किसी नक्षत्र में होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, उसी में किसी भी कहीं नक्षत्र के कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ, पूरी बिल्कुल। पूरी किसी ना किसी राशि में होगा। पूर्णिमा में ग्रहण आता है चंद्रमा का, ओके, और अमावस्या में ग्रहण आता है सूर्य का। और उस चैप्टर 88 में लिखा है अमावस्या भी अच्छी नहीं है, पूर्णिमा भी अच्छी नहीं है। अच्छा। और अगर इनमें ग्रहण आ जाए तो बहुत बुरा है। ठाकुर तो गयो। अच्छा जी। ठाकुर, पहले मैंने अपना चेक किया, भैया मेरा तो नहीं है। आपका क्या था फिर उसमें? नहीं, मेरा नहीं। अच्छा, सही। मैं पूर्णिमा में भी नहीं हूँ, अमावस्या भी नहीं हूँ, ओके। ग्रहण की कैटेगरी में भी नहीं आता। हाँ। जहां मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता था, वहां मैंने अपने आप को खुशकिस्मत समझना शुरू कर दिया। सही बात है।
एक उपाय बताता हूँ, मैंने कईयों को दिया है। हम्म। सम 10वीं तिथि वालों को दिया है, जो 10वीं तिथि में पैदा होते हैं और भरणी नक्षत्र में पैदा होते हैं। अच्छा। 10वीं और भरणी नक्षत्र का कॉम्बिनेशन हो तब भी उपाय देता हूँ, 10वीं तिथि वाले होते हैं तब भी उपाय देता हूँ, सिर्फ भरणी नक्षत्र होता है तब भी उपाय देता हूँ। अच्छा, बताइए। उपाय है, शमशान घाट में जाके हम्म। वहां की शिव जी की जो मूर्ति है उसको साफ करो, उस मूर्ति को इनहेंस करने के लिए कुछ कर सकते हो, उसकी ब्यूटी को वो करो, नहीं तो वहां पे बल्ब लगा दो या दिया जला दो और थोड़ी अच्छा। देर वहां पे बैठो, क्योंकि भरणी नक्षत्र और 10वीं तिथि के लॉर्ड है यमराज। अच्छा। अब यमराज के मंदिर तो होते नहीं है, हम्म। लेकिन देवता यमराज है। हम्म। तो दिमाग चलाता रहा, किसी का 10वीं तिथि है, भरणी नक्षत्र है, तो उसको क्या उपाय दिया जाए। हम्म। तो 3-4 उपाय समझ में आए। एक उपाय है कि जितनी भी अस्थियां होती हैं जो कोई क्लेम नहीं करता, अच्छा। उनको प्रोवाइड कर दो। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? आपने किसी का मुक्ति कर दी। हम्म। कोविड के टाइम पे बहुत सारी अस्थियां थी, हाँ, बिल्कुल। जो कोई पेरेंट्स मर गए, यहाँ पे बच्चे वहां पे कुछ आ नहीं पाए, कुछ जानबूझ के नहीं है, कुछ जानबूझ के नहीं, कोविड की वजह से। कुछ जानबूझ के नहीं है। हम्म। हमारे फादर साहब ने कुछ शमशान घाट से कुछ अस्थियां ली जो फुल हो गए थे वहां पे। अच्छा। गढ़गंगा गए, प्रभात कर दी, भगवान का नाम लिया कि जी इनकी आत्मा को शांति देना। हम्म। उसका कुछ फल मिला? फल की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है। अच्छा। फल की क्या डेफिनेशन है? हम्म। जिसकी बीवी का नाम ऐश्वर्या राय है वो भी दुखी है। राइट। आज अगर मैं 20 लाख की गाड़ी से आया हूँ हाँ। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे को 40 की चाहिए। 4 BHK से मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं चाहता हूँ मेरा मेंशन हो। बिल्कुल। फिर मेंशन हो जाएगा तो सामने वाले का मेंशन में ज्यादा सुंदर लग रहा है मेरा उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है फल की। सॉल्यूशन क्या है फिर इनका? क्या सॉल्यूशन है? यही तो सॉल्यूशन था कि बंदा बताओ उसी में सेटिस्फाई हो जाए जो है नहीं, उनके जस्ट पास। अपनी मेहनत करता रहे, मेहनत करता रहे, और मोटिवेट कर्म होता अच्छा रहे, करता रहे। कर्म अच्छा करता रहे। और कर्म की फिलॉसफी भी आज तक कोई समझ नहीं पाया। जी। अच्छा, अभी अभी आपने मुझे बताया, मैं इससे सोच रहा हूँ कि आपने उपाय जो बताए कि मैं इसका उपाय खोज रहा हूँ भरणी कि क्या नक्षत्र हो। के लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड यमराज। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है, हाँ हाँ, सूर्य सिद्धांता में लिखा है, राइट। और पराशर वाला शास्त्र में लिखा है, वैदिक नक्षत्र ज्योतिष बुक पढ़ी है, इसमें लिखा है। ओके। अब मैं यमराज को कैसे प्रसन्न करूं? यमराज वो देवता नहीं है जो 56 भोग से प्रसन्न होगा। 56 भोग से जो प्रसन्न होगा सब जानते हैं। हमारे गणपति भगवान जी, गणपति जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, किशन जी हो गए जी, वो 56 भोग से प्रसन्न हो जाएंगे। यमराज नहीं होंगे। राइट। यमराज को कैसे प्रसन्न किया जाए? जी। तो ये एक उपाय निकला मेरे। तो आपने इसको किसी पे अप्लाई करा उपायों को? अपने जो हाँ, क्लाइंट से हाँ, उपाय फायदा पहुंचा उनको? फायदा पहुंचा। मैं टेस्टिमोनियल्स भी नहीं देता। अच्छा। मेरी पॉलिसी है 0 टेस्टिमोनियल। अच्छा। अगर आप मेरे क्लाइंट हो, आपकी मेरी कोई बात हुई है, वो उसी कमरे में बात हुई, उसी कमरे में वेयर यू ईट देयर यू कीप द लेफ्ट ओवर। बट सर, आपकी जो नॉलेज है, आपके जो उपाय है, वो लोगों तक भी तो पहुंचने चाहिए, तो देना चाहिए आपको टेस्टिमोनियल। आई थिंक नहीं, टेस्टिमोनियल नहीं दूंगा। नहीं। ओके। अच्छा, जो अभी दर्शक हमारे देख रहे हैं, अब उनके पास तो जो भी कुंडली रखी होगी, जो भी आप बताएंगे, तो यहाँ से उनको क्या फायदा पहुंच सकता है, उसमें थोड़ा आप बताइए। मैं तो ये बोलूंगा, हम तो यहाँ से अपने पॉडकास्ट में सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को। सॉल्यूशन देते हैं जी। आप किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा हुए हो, किसी ना किसी तिथि में पैदा हुए हो, राइट, किसी ना किसी वार में पैदा हुए हो, इनके उपाय कर लो। आप कभी भी कोई भी कुंडली खोलोगे ना, जो प्रिंटेड कुंडली होती है, ठीक है, उसमें पहला जो पेज होता है ना, उसमें पंचांग लिखा होता है। जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन का पंचांग लिखा होता है, उस समय का पंचांग लिखा होता है। अच्छा। उसमें तिथि होगी, अश्विनी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, और फिर घटते हुए की भी यही तिथियां। हर तिथि के लॉर्ड है। ओके। तृतीया गौरी माता, द्वितीया ब्रह्मा जी, चतुर्थी गणेश जी, पंचमी नाग देवता, षष्ठी कार्तिकेय जी। उनकी
उपाय आपको पता चल गए। जहां पे शिव परिवार का कोई मेंबर आ जाता है, मैं तो शिवलिंग भेज देता हूँ। अच्छा। सारे हो गए ना। मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, मेरी चतुर्थी तिथि है, ठीक है। शिवलिंग में जाओ, भोग लगाओ और बांट दो। अच्छा, दान करो। चतुर्थी तिथि में लड्डू लो, बांट दो। गरीबों को, किसी को भी, अमीरों को बांट दो। अच्छा। बट मेरी थोड़ी सी सोच ये है कि जो अपना आप दान दो, ऑस्ट्रेलिया में हो, लंदन में हो, फिर गरीब नहीं हाँ, मिलेंगे ना, फिर अमीरों को बांट दो। अच्छा। हर बंदा नोएडा में नहीं है, जी। मतलब एज पर दी वो किसी के विघ्न हरने की कोशिश करो। क्या है गणेश जी का नाम? विघ्नहर्ता। किसी के विघ्न हरने की कोशिश करो, किसी की मदद आने की कोशिश करो। राइट। एक पॉइंट हो गया। आप देवता पकड़ लो। नवमी तिथि है, दुर्गा माता, ओके। उनके मंत्र है, दुर्गा सप्तशती पढ़ लो। किसी कन्या की शादी करा दो, कन्याओं की रिस्पेक्ट करो। वाह, बहुत ही अलग तरीके के उपाय हैं। मतलब लोग इस वे में नहीं जाते, वो कहीं और ही वे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दी। अच्छा, ओके। अच्छा, अभी आपने बताया भगवान को उस अकॉर्डिंग जो है आप पूजो, ये कैसे थोड़ा सा पता रहेगा? देवता को। देवता को। तो वो कैसे पता रहेगा, थोड़ा सा आप बताइए। 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के देवता है। ये देवता का हर किसी को नहीं पता होता ना, जैसे हम यहाँ से आज आप बता रहे हैं अभी, तो थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। आप मेरी इंस्टाग्राम देख लो, मेरी कोई भी वीडियो देख लो, उसमें मैंने नक्षत्र के देवता, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है। अच्छा। नहीं तो गूगल में भी नक्षत्र के देवता गूगल करोगे तो गलत नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, वो भी एक तरीके से ही रहेगा। ट्रस्टेड सोर्स से करोगे तो गलत नहीं आएंगे। अच्छा, आप ये कितना % मानते हैं कि जब किसी इंसान को शादी करनी चाहिए तो कुंडली को देख के जो है वो शादी करता है कि भाई ये 100%। करेक्ट है? अभी क्या बोला, दूध में अगर नींबू डल जाएगा, मैं मान लो मैं पार्टी एनिमल हूँ, ओके, और मेरी शादी उससे हो जाती है, सुबह 6 बजे उठती है और भक्त है। अच्छा। वो लड़की तो अच्छी है, हाँ, लेकिन क्या हमारी शादी चलेगी? नहीं। यही बेचता मांगलिक से मांगलिक की शादी कराने का। राइट। अच्छा, इसलिए जो कराते हैं। यही तो बेचता। ओके। ऋषि जैमिनी जो वेद व्यास के स्टूडेंट थे, ओके। वेद व्यास के फादर पराशर, वेद व्यास के स्टूडेंट जैमिनी। जैमिनी, अच्छा। लोग कहते हैं पराशर की एस्ट्रोलॉजी अलग है, जैमिनी की अलग है। तो अलग कैसे नहीं है, मैंने बता दिया। राइट। नेवर क्वेश्चन द टीचर, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ द प्रिंसिपल। राइट। राइट। लोग कहते हैं कि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी अलग है, इसका मैंने जवाब दिया है। जी जी जी। जैमिनी शिष्य थे वेद व्यास के। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के भी कई पार्ट होते हैं। फादर इज ओनली वन। गंगोत्री एक है, जब ग्लेशियर एक है, वहां से गंगोत्री भी निकली, वहां से यमुनोत्री भी निकली, ओके, और वहां से और भी नदियां निकली होंगी जो बीच में ही खत्म हो जाती होंगी या कुछ। ग्लेशियर एक है। राइट। एस्ट्रोलॉजी का ग्लेशियर का नाम है बृहद पराशर होरा शास्त्र। ओके। सारे वेदों के ग्लेशियर का नाम है बृहद वो पराशर ऋषि। अच्छा, क्योंकि पराशर ऋषि वाज द फादर ऑफ वेद व्यास ना। ओके। और वहीं से सारे वहीं एस्ट्रोलॉजी से सारा शुरू हुआ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लेशियर। ओके, सीधा आपने वहीं वार किया है। मुझे पता चला ना। अब लाल किताब वो कहते हैं कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी जी। उसमें उपाय कैप पहन लो, बेल्ट पहन लो। और 1930s में 40s में जब लाल किताब लिखी गई तो कौन बेल्ट पहन रहा था, कैप पहन रहा था? और सिर्फ उपाय लिखे। नक्षत्रों के बारे में कुछ नहीं लिखा, राइट। राशियों के बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ उपाय लिखे जी। कोई रिसर्च करने लायक नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा चलते हुए ये आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन से नक्षत्र जो है वो हम पे क्या इफेक्ट डालते हैं? आप थोड़ा सा वो बताएं कि मुझे शॉर्ट में, कि कौन कौन से नक्षत्र जो है हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट डाल सकते हैं? हर नक्षत्र की ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती है। आज एक नक्षत्र का एग्जांपल लेते हैं, आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र है व्याक तारा, जिसके देवता हैं वीरभद्र। ओके। शिव जी के सारे रुद्र अवतार इसके देवता हैं, सारे के सारे। अच्छा।
जिस नक्षत्र के देवता हैं शिव जी के रुद्र अवतार हैं, उस आदमी में गुस्सा होगा, होगा ना। बिल्कुल। नक्षत्र का देवता कौन है? शिव जी का रुद्र शिव जी का, अवतार। बिल्कुल। उस आदमी में गुस्सा बहुत है। गुस्सा वो सही के लिए भी हो सकता है। हाँ, राइट। गुस्सा वो हाँ, सही किसी सही सही काम के लिए भी हो बिल्कुल। सकता है। अब इस आदमी को आप क्या कहोगे जिसमें गुस्सा बहुत है? अब वो एमएनसी में मान लो जॉब कर रहा है, राइट। उसका बॉस कह रहा है कि ऐसा कर दे, थोड़ा मैनिपुलेट कर दे मामले को। उसको मेरे को ये समझाना पड़ता है कि अगर भाई प्रमोशन चाहिए तो तुम एक बाप भी हो, आद्रा नक्षत्र हो बिल्कुल, लेकिन बाप भी हो, तो बिल्कुल। थोड़ी सी बॉस की ईगो मसाज करेगा तभी प्रमोशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ओके। कलपता रहेगा। बिल्कुल, अब बात को समझ रहे हो? इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड। मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र पितरों का है। अगर मेरे पिताजी कह गए थे कि ये, मान लो किसी के छोले भटूरे की दुकान है, पिताजी ने कहा देसी घी में भटूरा बनेगा, यहीं से देसी घी आएगा, यही कॉम्बिनेशन होगा, वो बना रहा है बना रहा है बना रहा है, कंपटीशन। वो 250 रुपए का भटूरा बना रहा है, कंपटीशन 100 रुपए का दे रहा है। कंपटीशन घी में तेल भी मिक्स कर रहा है, पाम ऑयल भी मिक्स कर रहा है। अब या तो दुकान बंद कर ले, या वो टैक्टिक्स संभालना शुरू करे। राइट। अब मघा नक्षत्र बड़ा अच्छा नक्षत्र, अच्छा। मघा नक्षत्र बड़ा अच्छा नक्षत्र है। लेकिन मघा नक्षत्र के साथ संडे जब मर्ज हो जाता है, अच्छा, मघा नक्षत्र के साथ जब संडे मर्ज हो जाता है तो ये बड़ा बुरा योग है। अच्छा। रोहिणी नक्षत्र के साथ जब फ्राइडे मर्ज हो जाता है, ये बड़ा बुरा योग है। अच्छा। कृतिका नक्षत्र के साथ जब थर्सडे मर्ज हो जाता है, इन योगों को बोलते हैं यमगंड योग। अच्छा। और ये हमें कुंडली से ही पता लग पाता है। आप किसी डे में पैदा हुए हो, किसी तिथि में पैदा हुए हो, किसी वार में पैदा हुए हो, किसी नक्षत्र में पैदा हो, ठीक है। यमगंड योग बनता है वार और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से। कृतिका और थर्सडे, मघा और संडे, रोहिणी और फ्राइडे। इनमें मघा और रोहिणी नक्षत्र तो ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी तारीफ ही होती है सिर्फ। अरे यार इतना बड़ा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, इसमें तो चंद्रमा उच्च का हो जाता है, या कृतिका में भी चंद्रमा उच्च का हो जाता है। लेकिन अगर यमगंड योग बन गया तो भी ठाकुर गए हो। अच्छा, क्योंकि वही अध्याय 88, हाँ, बुरे अशुभ जन्म वेला, ओके, कर लो जो करना है। अब बंदा अपना घमंड में है कि रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र वाले स्मार्ट होते हैं जी, अच्छा, अच्छे होते हैं, ओके, अट्रैक्टिव होते हैं। क्या आपकी सुंदरता आपकी जान नहीं ले सकती? बिल्कुल, बस। यानी क्या आपका पैसा आपको किडनैप नहीं करवा सकता? बिल्कुल। आजकल देख नहीं रहे कि एक से एक जो बस, है बस, फोन आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं, धमकी आ जाती है, हाँ। मेल भी आ जाते हैं। जी, तो हमारा हर चीज का मतलब फायदा भी है और नुकसान भी है। बस। क्या आप चीफ मिनिस्टर होकर जेल में नहीं जा सकते? बिल्कुल। तो सही बात है। तो मैंने आपको बताया नक्षत्र उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। लेकिन अगर यमगंड बन गया, ज्वालामुखी योग बन गया, तो उसके नुकसान भी तो होंगे। तो ये एक तरीके से कुंडली दिखा के किसी विशेषज्ञ को तभी जाके हमें जो है वो पता लग पाता विशेषज्ञ है। कौन है, ये ज्यादा जरूरी क्वेश्चन, यही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ये कैसे, एक चलते चलते सॉल्यूशन दे दो आप। एक बंदा सामने जाता है सॉल्यूशन लेने, क्या चीज पकड़ ले कि जो पता लग जाए कि ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता है? उसको पराशर और शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, और जस्टिस एसन कपूर से जो पढ़ा है वो विशेषज्ञ हो जाएगा। बट मैं अगर कॉमन मैन हूँ, मुझे नहीं पता है, ये जो अब आप नाम ले रहे हैं ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही अभी सुना है, तो मैं तो सीधा जाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। उनकी क्या ऐसी बातें होगी जो मुझे पकड़ ली जाएगी, हाँ ये सही बता रहे हैं? अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऐसा नहीं अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है जी। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स पॉडकास्ट में नहीं है, बहुत कम है, कम है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट में नहीं है, बट लेकिन आज अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। बट आज आपकी बातों से बहुत ज्ञान मिला सर, बहुत कुछ समझने को मिला जो कि अभी तक सुना नहीं था। जिस हिसाब से आपने, जिस तरीके से आपने बातें बताई, उससे बहुत नॉलेज मिली है सर, और आई थिंक दर्शकों को भी बहुत ही नॉलेज मिली होगी सर। जो भी
ग्रहण के दिन पैदा हुआ है, उस पर्टिकुलर घटना से बता रहा हूँ, ठीक है। उसका बुरा वक्त है। हम्म, अब चाहे वो चंद्र ग्रहण है, चाहे वो सूर्य ग्रहण है, ठीक है। उसकी मैं डेट्स लिख के लाया हूँ। हम्म, मैं क्रांति साम्य, जो कि ग्रहण की तरह ही एक बुरा योग होता है, हम्म, उनकी भी डेट्स लिख के लाया हूँ ओके कि अगर कोई इन डेट्स में पैदा हुआ है, एक साल में 2-3 ग्रहण ही आते हैं, ओके। ज्यादा नहीं आते। तो सर क्या ये डेट्स हम यहाँ दिखा दे और लोग भी डर जाएंगे फिर अगर डेट्स दिखा देंगे तो? अगर कोई उन डेट्स में पैदा हुआ है हम्म, तो शिव जी की पूजा करे, महामृत्युंजय जप करे, ओके। बस उनका मेरे सॉल्यूशन। बस ये इकलौता सॉल्यूशन है। तो क्या हम डेट्स दिखा दे आज हाँ अपने हाँ, इस... मैं बता ही देता हूँ। जी बताइए। तो इस तरह से जी ये सारी डेट है। ये सारी जो डेटें हैं मैं आपको भेज दूंगा। जी। ग्रहण अच्छे नहीं है, और मैंने अभी यही सोचा है कि ये जो मैंने ये गूगल से भी मिल जाएंगी डेट्स कि राइट। सूर्य ग्रहण कब आए थे किसी पर्टिकुलर ईयर में, ओके। चंद्र ग्रहण कब आए थे, जरूरी नहीं मेरे पास आना है। जी। लेकिन अगर आपका ग्रहण का जन्म है तो महामृत्युंजय जप या ओम नमो शिवाय का जप बढ़ा दो अपना। ये एक आप कह रहे हो कॉमन उपाय दे दो, तो बिल्कुल। कॉमन उपाय है। ओके। ऐसे ही क्रांति साम्य होता है, ओके। ऐसे ही बहुत सारी और डेट्स होती हैं जिनमें नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, ओके। लेकिन ये सबसे नेगेटिव, ये सबसे नेगेटिव है। तो चलिए, बहुत ही आज आपने जो बताया है इसके बहुत फायदे मिले होंगे अब लोगों को। देखो जी, थैंक यू चलेगा। सो मच। आपने हाँ कम जी। से कम ये बताया इन लोगों को, और इससे नॉलेज भी आप लोगों को जो है बहुत अच्छी मिली होगी आज के पॉडकास्ट से। और अगर वीडियो अभी से अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चाहते हो कि दोबारा से सर आए किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करने बताने, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत सर धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। जय सिया राम सर।